हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो 4 जनवरी 2022 को जो सीटेट का हमारा पेपर 1 हुआ था उसके अंतर्गत सीडीपी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी इसमें शामिल हैं। और इसी तरीके से एक एक करके जो पिछली बार ऑनलाइन मोड में सीटेट का पेपर हुआ था और उसमें जितने भी शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? फर्स्ट है एक पैर पर संतुलन करना, सेकेंड है एक मटर को उंगलियों से दबाना, थर्ड है किताब के पन्ने पलटना और फोर्थ है पेंसिल पकड़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, एक पैर पर संतुलन करना जो है वो स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है। और बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये सूक्ष्म कौशल के उदाहरण है। स्थूल कौशल में क्या होता है, ज्यादा मसल्स का, ज्यादा मांसपेशियों का उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, सेकेंड है किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, थर्ड है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक और फोर्थ है न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, विकास क्या है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण है। तो हम केवल आनुवांशिकता और केवल सांस्कृतिक कारक को महत्व नहीं दे सकते, बल्कि दोनों का ही समान महत्व है। तीसरा प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकेंड है प्रारंभिक बचपन, थर्ड है मध्य बचपन, फोर्थ है किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, प्रारंभिक बचपन कह सकते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड इसको बोला जा सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए दिया गया है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। और कारण दिया गया है इसका, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो बिल्कुल दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, बच्चे फ़ोन पर, टीवी पर जो भी प्रोग्राम देखते हैं वैसा ही खेल खेलने का प्रयास करते हैं, वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षक की गतिशीलता, सेकेंड है विविध सामग्रियों का प्रावधान, थर्ड है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना और फोर्थ है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो हम लोग जानते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन की तो बात ही नहीं करनी, बिल्कुल भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है, कुछ भी डांटना नहीं है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और बाकी 3 हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन जो सेकेंड है 1, 2 और 3 ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते जो पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं, यानी वो सोच सकते हैं। फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे क्या है, वो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाते। अगर बच्चे को दरवाजे के पास चोट लग गया और दरवाजे को अगर मार दिया जाए तो वो खुश हो जाता है, उसको ये नहीं पता कि दरवाजा निर्जीव है या फिर सजीव है। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे, अगला है हॉवर्ड गार्डनर और लास्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो जैसे जैसे बच्चों का भाषा का विकास होता है वैसे ही संज्ञानात्मक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतियोगिताओं के द्वारा, सेकेंड है साथियों के साथ बातचीत करके, थर्ड है पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, फोर्थ है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन जो दूसरा है, साथियों के साथ बातचीत करके। वाइगोत्स्की ने समाज को ज्यादा महत्व दिया था और कहा था कि बच्चे जब समाज में रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, ऑप्शन ए है निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, सेकंड है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, थर्ड है ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, और फोर्थ है केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, ज्ञान के निर्माण में जब बच्चे सक्रिय रूप से लगे रहते हैं उसी को तो हम बाल केंद्रित बोलते हैं। बाकी तो ये सभी जो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा कि बच्चे केवल नकल कर रहे हैं, बच्चे जैसे जैसे शिक्षक बता रहे हैं वैसे ही निष्क्रिय श्रोता की तरह सुन रहे हैं, तो ये बाल केंद्रित नहीं हुआ। तो बाल केंद्रित के लिए ऑप्शन जो सेकेंड दिया हुआ है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? फर्स्ट है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका जो दिया गया है, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आप लोग प्रश्न देखकर ही समझ गए होंगे कि यह प्रश्न जो है वो कोहल वर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है वहां से लिया गया है। आगे है दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। थर्ड है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसके अंतर्गत मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। और फोर्थ है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसमें दिया गया है कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सही सुमेलित है वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है वो यही होता है कि दूसरों के साथ हम भला बनकर अनुमोदन अर्जित करते हैं। लोग हमें शाबाशी देते हैं, बोलते हैं अच्छा लड़का है अच्छी लड़की है। तो आप लोग ये जो कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत है उसे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे प्रश्न लगभग हर बार पूछे ही गए हैं। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। फर्स्ट है स्थानिक, सेकंड है प्रकृतिवादी, थर्ड है संगीतमय और फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, प्रकृतिवादी जो बुद्धि जिसमें ज्यादा होता है वो लोग क्या करते हैं, वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में पहचान करते हैं और उसके प्रति सजग भी रहते हैं, ज्यादा जुड़ाव होता है उनका। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ऑप्शन ए है बहुभाषावाद, दूसरा है एक भाषावाद, थर्ड है पाठ्यक्रम का मानकीकरण और फोर्थ है मूल्यांकन का मानकीकरण। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मानकीकरण जहां भी आता है वो हमारा सही नहीं होता है बच्चों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन जो फर्स्ट है, बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा 2020 है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर पक्षपात, सेकंड है जेंडर स्थिरता, थर्ड है जेंडर समता और फोर्थ है जेंडर समानता। तो इसमें तो समानता की कहीं से कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ तो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। इसमें बच्चे को समान नहीं माना जा रहा है कि लड़का और लड़की समान है, बल्कि यह देखा जा रहा है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, जो कि सच नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण दिया गया है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प जो है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक तकनीक का उपयोग करके हम उस बच्चे की प्रगति के बारे में और उसके हर क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी नहीं जुटा सकते। तो ये जो कारण है यह भी सही है, साथ ही हमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों और विधियों का उपयोग करना चाहिए, यह भी सही है। यानी कि दोनों ही सही है और दोनों आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? ऑप्शन फर्स्ट है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे।
सेकंड है शिक्षक सीखने को सुशाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। थर्ड है प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। फोर्थ है रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा थर्ड, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच हमें तुलना नहीं करना होता है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत है, और क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि नहीं यानी नेगेटिव है प्रश्न में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए है लचीला शिक्षा शास्त्र, सेकेंड है अगम्य इमारत, थर्ड है अनम्य मानसिकता, फोर्थ है मानकीकृत पाठ्यक्रम। अनम्य मानसिकता, अनम्य क्या मतलब होता है रिजिड, और मानसिकता यानी मेंटलिटी, तो यह तो कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन जो फर्स्ट है लचीला शिक्षा शास्त्र होना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है हमारा समय सारणी है ये सब चीजों का लचीला होना जरूरी है समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। ऑप्शन ए है आत्म केंद्रिता या स्वलीनता, सेकेंड है पठन वैकल्य, थर्ड है गुणज वैकल्य, और फोर्थ है गतिमान दिव्यांगता। पठन वैकल्य का मतलब होता है, इसे हम लोग डिस्लेक्सिया बोलते हैं, और गुणज वैकल्य यानी डिस्कैलकुलिया जिसे मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण पूछा जा रहा है हमसे, तो वो है स्वलीनता या फिर आत्म केंद्रितता। इसमें बच्चा जो होता है वो समाज में रहना मतलब ज़्यादा घुलना मिलना या फिर ज़्यादा लोगों से बातचीत करना अच्छा मतलब पसंद नहीं करता है, उसे वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। आत्म केंद्रितता या स्वलीनता में यही प्रॉब्लम होता है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है विविधता को महत्व, सेकेंड है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, थर्ड है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, फोर्थ है मानकीकृत परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन जो फर्स्ट है विविधता को महत्व देना ही। इसी के माध्यम से हम सुविधाहीन जो छात्र हैं या फिर जो वंचित समूह के शिक्षार्थी हैं उनको शामिल करने में मदद करेंगे। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम कैसे होगा, पाठ्यक्रम को तो प्रासंगिक होना चाहिए, साथ ही प्रमुख समूह की ओर हम लोग केंद्रित नहीं होंगे, केवल एक समूह पर ध्यान दे रहे हैं और दूसरे पर नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षण जो है वो कहीं से भी सही नहीं होता है, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। फर्स्ट है श्रवण बाधित छात्र, सेकंड है दृष्टि बाधित छात्र, थर्ड है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, और फोर्थ है गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। जब हम लोग टीएलएम को यानी टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल होते हैं उनको कई तरीके से अगर हम लोग प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, तो इससे तो लगभग सभी विद्यार्थियों को सभी छात्रों को मदद मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा वो सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी ही सही हैं और इन सबों को मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। फर्स्ट है गुणज वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया, और इसमें कैलकुलेटर का प्रावधान, सेकेंड है पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया, इसमें लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, थर्ड है श्रवण दोष और इसमें आगे दिया गया है ऑडियो टेप देना, फोर्थ है दृश्य हानि और इसमें क्या दिया गया है चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। अब बताइए जिसे दिखता नहीं है वो चित्रों वाली पुस्तक क्या करेगा, जिसे सुनाई नहीं देता है वो ऑडियो टेप क्या करेगा, और जिसे पढ़ने में परेशानी हो रही है वो लिखित कार्य उसको देंगे तो कैसे होगा। कोई भी जो हमारा भाषा का कौशल है वो एक दूसरे से संबंधित होता है, तो जब तक बच्चा को पढ़ने में प्रॉब्लम है नहीं पढ़ सकता है तो वो लिखेगा कैसे, तो यह भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा गुणज वैकल्य यानी जिसे कैलकुलिया है वो उसे कैलकुलेटर का प्रावधान हम कर देंगे तो वो अच्छे से समझ लेगा। अगला प्रश्न है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। फर्स्ट है बिना समझे नकल करना, यह तो शुरू में ही गलत हो गया, जो ऑप्शन दिया गया है नकल करना कभी सही नहीं होता। सेकंड है करके सीखना, थर्ड है निष्क्रिय रूप से सुनना, तो यह भी हमारा गलत है। अगला है रट कर याद करना, तो यह भी गलत है। तो इसलिए इसका सिंपल सा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है अभिकथन ए अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी
महत्वपूर्ण है। तर्क है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, सही विकल्प चुनें। अब देखिए अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे का सामाजिक, भाषाई ये सभी विकास होता है। साथ ही अधिगम जो है वो मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि सीखने के बाद, कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद बच्चे को रहना समाज में ही है, तो इसलिए यह एक सामाजिक क्रिया है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है हमारे, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन जो फर्स्ट है उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, सेकंड है उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, थर्ड है उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, फोर्थ है उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। हम संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे, अस्पष्ट निर्देश देंगे तो बच्चा कैसे समझेगा, बल्कि स्पष्ट होना चाहिए। असंबंधित खंडों में विभाजित नहीं करेंगे, बल्कि वो सभी खंड संबंधित होने चाहिए। तो ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। फर्स्ट है आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, सेकंड है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, थर्ड है पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, फोर्थ है परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण नीतियां। अब किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए जो कठोर शिक्षण नीति है, केवल परीक्षा के लिए पढ़ना है, ये कहीं से भी सही नहीं होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो ही हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तर्क है बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए जो शिक्षक पढ़ाता है वो अपने विषय वस्तु में जो भी विषय पढ़ा रहा है वो दैनिक जीवन में जो भी उदाहरण होता है वो ऐसा ले जिसको कि बच्चा समझ पाए, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उसने देखा है, ऐसा उदाहरण लेना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जो कि बच्चे के समझ से ही पार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगला जो तर्क दिया गया है कि बच्चे स्कूल में जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं अपने निजी जीवन से, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है विस्मरण, सेकंड है अनुकृति, थर्ड है अधिसंज्ञान और फोर्थ है रटकर याद करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड अधिसंज्ञान, यानी इसे मेटाकॉग्निशन भी हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर शिक्षार्थी जो है वो स्वयं खुद ही अपना जो कुछ भी सीखा है उसका खुद से मूल्यांकन करता है कि वो उसको कहाँ तक समझ पाया है। और यह अधिसंज्ञान जो है ये पिछली बार जो ऑनलाइन मोड में सीटेट हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन से पूछे गए थे, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। अगला प्रश्न है बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है। ऑप्शन ए है असामान्य, सेकंड है अप्रारूपिक, थर्ड है प्राकृतिक और फोर्थ है दुर्लभ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है थर्ड प्राकृतिक है। बच्चों में भ्रांतियों का होना, त्रुटियों का होना, इसे कभी भी आपको गलत नहीं लगाना है, बल्कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी यह प्राकृतिक होता है, बच्चा गलती करेगा ही, उसमें भ्रांतियां होंगी ही। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह ऑप्शन फर्स्ट है सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, सेकंड है महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, थर्ड है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा और फोर्थ है शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। मान लीजिए किसी को मैथ सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है और उसे लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा या मैं नहीं सीख पाऊंगी, तो फिर वो क्या करता है, क्या वो और ज़्यादा मैथ्स पढ़ता है? अगर वो ऐसा करेगा तब तो उसे आ ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि हम उस विषय से दूरी बनाने लगते हैं, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, सेकंड है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना,
थर्ड है पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, और फोर्थ है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, रुचि के कारण। यानी जब बच्चा अपनी इच्छा शक्ति, अपने रुचि के हिसाब से या फिर अपना जो नॉलेज है उसमें कुछ और ऐड करने के लिए, कुछ और जोड़ने के लिए जब खुद से ही पढ़ रहा है तो वो हमारा आंतरिक प्रेरणा हो गया। लेकिन जब हम बाहरी चीज़ों से प्रेरित होकर, क्यों कि दूसरे बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं तो मुझे भी आना है, दूसरे बच्चों को प्राइज मिल रहा है तो मुझे भी लाना है, मैं भी ये करूँगा क्योंकि मुझे पुरस्कार जीतना है, तो यह सब चीज़ के लिए जो हो गया वो आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य प्रेरणा हो गया। अगला और अंतिम प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? ऑप्शन ए है रवैया, सेकंड है प्रेरणा, थर्ड है व्यक्तित्व लक्षण और फोर्थ है विद्यालय। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, विद्यालय जो है वो एक पर्यावरणीय कारक है और रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व का लक्षण जो है वो आंतरिक कारक है, पर्यावरणीय नहीं है। तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 4 जनवरी 2022 को पूछे गए थे, और इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।